Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Mohammed Daniel Kamal. और आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप्स और okay. So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Mohammed Daniel Kamal. I am the secretary SDGs at the Burak Association और जो मेरी आज की हमारी वर्कशॉप सीरीज है डेट इज ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप्स। जो हमारी प्रीवियस वर्कशॉप थी डेट वाज हेल्ड ऑन द इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग होता क्या है, कौन कौन से हमारे पास की नेशन स्टेट्स हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा कर रही हैं, कौन कौन से हमारे पास ऐसे यूएन की तरफ से इदारे हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फ्यूचर लीडर्स हैं जो प्रॉपरली फ्यूचर प्रैक्टिसेस करके निभा कर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर एक की रोल अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज हम लोगों ने देखी थी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास आने वाली 4 मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप वी आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद ऑल ऑफ यू, ताकि आपको इस वर्कशॉप की भी और लास्ट वर्कशॉप की भी प्रॉपरली स्लाइड्स मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड यस, आपको जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वर्कशॉप थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग है डेट विल बी available to all of you on the YouTube channel of the Burak Association. So I'll be highly recommending you कि अगर आपने वो रिकॉर्डिंग अटेंड नहीं की थी, वो सेशन अटेंड नहीं किया था, तो you can go and watch either the recording या फिर आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वी प्लान कि हम लोग हमारी जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप की सीरीज है उसको इस तरीके से लेके चलें कि हमारी जो वर्कशॉप्स होंगी डेट विल बी बेस्ड ऑन 5 टॉपिक्स, जिसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स थे दोज वर इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, न्यू पाथवे, रिन्यूएबल फाइनेंसिंग, द ग्रीन ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड लॉस एंड डैमेज फंड। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए नजदीक कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक होगा नाम को देखकर, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो मेरा फेवरेट टॉपिक होगा नाम को देखकर, और जो मुझे ज्यादा ईगर करता है कि मैं इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा जांचूं, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूं, सो दैट टॉपिक दैट वर्कशॉप नेम विल बी द इंस्टीट्यूशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो अगर आपका कोई टॉपिक फेवरेट है इसके अंदर से, यू कैन आइदर टाइप इन द चैट बॉक्स और जस्ट रेज योर हैंड एंड फील फ्री टू ओपन योर माइक। अगर मैं वैसे बात करूं तो यस, जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को जो देख रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कि कौन कौन से आइदर वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की मद के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर वो कितना ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी कितनी ज्यादा मिलियन डॉलर की लागत है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, अगर वो वर्ल्ड के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास कुछ इंटरनेशनल इदारे होंगे, मैंने मेनली यही कवर करने की कोशिश की है। और जो अगर आपने बेसिकली नाम सुना होगा तो सबसे पहले नाम आएगा आइदर आपके पास इंस्टीट्यूशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर आइदर जीसीएफ या जीईएफ का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है हमारे पास कि हाउ मच फाइनेंसिंग इज नीडेड इन टर्म्स ऑफ द टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। हम लोगों ने देख लिया है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को अवॉइड किया है, और जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट को अचीवेबल बनाने के लिए, उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। अगर हम देखें तो 2021 तक जो फाइनेंसिंग की नीड्स थी उनको आइडेंटिफाई किया था नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस की तहत। 78 कंट्रीज ने अपने एनडीसीज के अंदर फाइनेंसिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर चुके थे, और उन्होंने कहा था कि 2030 तक उनको तकरीबन 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। या अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो 2030 तक हर साल उनको तकरीबन 600 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे क्लाइमेट एक्शन से लड़ने के लिए। और ये एक एनालिसिस की रिपोर्ट थी, एक एनालिसिस का रिजल्ट था जो कि किया था यूएनएफसीसीसी ने। लेट मी जस्ट ऐड द पार्टिसिपेंट। उसके बाद
अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये था कि, और अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस चीज़ के अंदर या इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज़ कोई भी इंक्लूड नहीं होती कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, या जो गवर्नमेंट्स हैं वो ह्यूज एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेंगी क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स के इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज से हो रहे हैं। आइदर मतलब कि इसका जो शॉर्ट में मैं आपको ऐसे कह दूं तो वो ये है कि जो डेवलप कंट्रीज थे उस वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, ये उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती थी। या ऐसी गवर्नमेंट्स जो अगर हमारे पास एक्सट्रीम इवेंट्स आते थे क्लाइमेट चेंज की मद की वजह से, तो उसकी रिकवरी के लिए जो ह्यूज एक्सपेंसेस चाहिए होते थे ये उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेगी। सो जो $600 बिलियन होंगे ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाएंगे, ओनली इन टर्म्स ऑफ टू फाइट क्लाइमेट चेंज। और ये एक ऐसा पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस था जो कि कंसीडर किया जाता था सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड। हमें पता है कि COP27 जो हुई थी हमारे पास इजिप्ट शर्म अल शेख के अंदर, उसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड की बुनियाद रखी गई थी, और वो COP27 हुई थी 2022 के अंदर। और इस फंड को लॉस एंड डैमेज फंड से बिल्कुल परे रखा जाता है, पेरिस एग्रीमेंट के फंड को। और जस्ट 2 मिनट गाइस, अजान हो जाए एंड देन वील बी कंटिन्यू। ओके एवरीवन, सो वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये वाला जो पेरिस एग्रीमेंट के लिए फंड डिसाइड किया गया था, एलोकेट किया गया था, वो लॉस एंड डैमेज फंड के बिल्कुल परे था, बिल्कुल अलग था। और इसके अंदर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ग्लोबल फ्लोज थी, मतलब कि पूरी दुनिया से जो फंडिंग आ रही थी, वो पब्लिक सेक्टर से भी आ रहा था और प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहा था। वो डोमेस्टिकली भी आ रहा था और वो इंटरनेशनली भी आ रहा था। और 2021 से पहले पहले इस फंड को रखा गया था अप्रोक्सीमेटली $640 बिलियन तक। और ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है इट इज नियरली हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि ईस्ट एशिया और पैसिफिक के रीजन को चाहिए होती है। और ये वाला जो फिगर है, इस फिगर ने एक लार्ज गैप को एक्सपोज किया था, और वो ये कहता था कि आप जो हमें एक्चुअल अमाउंट चाहिए, जो हमें एक्चुअल अमाउंट रिक्वायर्ड है, आप उससे बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, आप उसके बिल्कुल कम हमें डिलीवर कर रहे हैं। और ये वाला जो हमारे पास गैप था, ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से बढ़ता चला गया था, इस गैप को रोका नहीं जा सकता था। ओके, और अगर हम आगे देखें तो जो मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी थोड़ी सी और बता देता हूँ एग्जांपल, हम इसको और डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज दी जा रही थी हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज को, और बेसिकली बाय एजेंसीज आई मीन टू से द पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो वो जो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज दी जा रही थी, डेट वाज अमाउंटेड टू अप्रोक्सीमेटली $7 ट्रिलियन
ग्लोबली, और ये 2022 तक था। जो हमारे पास आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो यही कहता है कि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए करंट फाइनेंशियल फ्लो है, उसे तकरीबन तकरीबन 3 से 6 गुना तक इंक्रीज करना चाहिए। हमारी अभी की जो वैल्यू हम उसको दे रहे हैं, जो हमारी अभी की अमाउंट है, उससे हमें 3 से 6 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम लोगों ने तय किया है इस कॉप के अंदर, COP29 के अंदर, कि हम लोग पर ईयर $300 बिलियन देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो 3 गुना होगा, डेट विल बी अप्रोक्सीमेटली $900 बिलियन हमें पर ईयर देने चाहिए। और वो कंट्रीज, यहाँ आईपीसीसी की रिपोर्ट यही कहती थी कि इस चीज को बढ़ना होगा अप्रोक्सीमेटली 2020 से लेकर 2030 के दरमियान तक, अगर हमने हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना है। राइट नाउ अगर हम लोग जिस स्पीड पे जा रहे हैं, तो यस, वी आर क्रॉसिंग the mark of 2 degrees Celsius. So it is really of high consideration. अगर मैं वैसे बात करूं क्लाइमेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए एलोकेट करें फंड वगैरह, और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं इंटरनेशनली, तो बेसिकली इंटरनेशनली हमारे पास 9 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो अपना बजट एलोकेट कर रहे होते हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट विल बी जीसीएफ या जीईएफ का। एंड जीसीएफ स्टैंड्स फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, और जीईएफ स्टैंड्स फॉर ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के अलावा भी हैव 7 मोर इंस्टीट्यूशंस जो कि काम कर रहे हैं क्लाइमेट सेक्टर के अंदर या क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। दोज आर दी एडेप्टेशन फंड, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, GFANZ, GEEREF और CIF. CIF stands for Climate Investment Funds. OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. और बाकी जो हमारे पास ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा अगर मैं वैसे आपसे बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर मैं आपसे अगर बात करूं, तो डू यू रिकॉल एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रही है? हमारे पास एक ऐसी बहुत ही हमारा एक नेशनल इदारा है जो कि काम कर रहा है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। एनी नेम? और उसका जो काम है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के साथ साथ डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन या मैनेजमेंट के लिए भी है। ओके, नो वरीज। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, या वफाकी इदारा जो काम करे, जो कौमी इदारा हमारा काम करे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए या डिजास्टर रिस्क के जो रिडक्शन है उसको कम करने के लिए, तो डेट इज NDRMF, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। ये हमारे पास हमारा कौमी वाहिद इदारा है जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, आपका GCF, आपका GEF, आपका OECD, ये ऐसे कुछ इदारे हैं जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल्स आपकी गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और वो प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट्स को सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज, अगर आपसे कोई वैसे पूछे इन फ्यूचर कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है आपके पास जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम करे, तो यस, दैट इज NDRMF, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मजीद शॉर्टर कर दें, तो डेट इज NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो अब बढ़ते हैं हम हमारे ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर कि व्हाट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। यहाँ इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो व्हाट इज GCA, सॉरी, अगर मैं ऐसे कहूँ तो क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी जो खिड़की है या उसकी जो विंडो है, डेट इज, वो श्रिंक होती जा रही है, वो कम से कम होती जा रही है, कि वी आर नॉट एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस प्रॉपरली या एडिक्वेटली। हमारे पास जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो करंटली एस्टिमेट किया जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर चुका है। लेकिन अगर हम लोग अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स के ऊपर बात करें, तो जो दुनिया का टेम्परेचर है डेट इज अराउंड 2.2 डिग्री सेल्सियस टू 2.4 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज का तयन किया था कि यस, वी विल नॉट बी इंक्रीजिंग और टेम्परेचर
फ्रॉम द मार्क ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम हमारी इंसानी सरगर्मियों की ह्यूमन एक्टिविटीज को या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कम से कम करेंगे, ताकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज ना करे। और यही चीज हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कर रही है, ताकि अगली दिहाई के अंदर हमें कोई मुश्किलात ना साबित हो, या हम पर कोई मुश्किलात ना आए। और इस चीज को जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो रहे हैं उसके अंदर जीसीएफ एक बहुत ज्यादा कारआमद किरदार अदा कर रहा है। सो बेसिकली जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड हमारे पास एक ऐसा क्रिटिकल एलिमेंट है जो हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है, और ये हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए या उनकी मदद कर रहा है उनके नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए जो उन्होंने एम किए हुए हैं, और ताकि एक तो वो कंट्री लो एमिशन करे और साथ ही साथ वो कंट्री क्लाइमेट रेजिलियंट बन जाए, कि अगर कोई कल को उसके पास एक डिजास्टर आता है, उस कंट्री को डिजास्टर को स्ट्रक करता है, तो यस उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम से कम हो उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, उस कंट्री के लाइवलीहुड के ऊपर, उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उस कंट्री के क्रॉप सिस्टम के ऊपर, और उस कंट्री के आप कह लो साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जिसकी साइकोलॉजिकल बैकबोन है, उसके ऊपर भी कम से कम इम्पैक्ट हो क्लाइमेट चेंज का। अगर हम लोग मजीद आप आगे बढ़े, सो देयर देन कम्स कि जीसीएफ की ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच क्या है। एंड बाय ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच आई मीन टू से कि बेसिकली जीसीएफ के जो गोल्स है वो अचीव करता है थ्रू 4 ट्रांजिशंस। एक तो कि वो अपना इन्वायरमेंट को बिल्ड करे, अच्छा से अच्छा बनाए, पीसफुल बनाए। दूसरा, वो अपने एनर्जी और इंडस्ट्री सेक्टर को और अच्छा करे। तीसरा, वो ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर काम करे, और साथ ही साथ ह्यूमन सिक्योरिटी के वो देखिए लाइवलीहुड्स को और वेलबींग को। और जो फोर्थ उसका सिस्टम है डेट इज कि वो प्रॉपर्ली लैंड यूज करे, वो फॉरेस्ट और इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करे। और ये जो 4 चीजें हैं, ये जो 4 ट्रांजिशंस हैं, बेसिकली ये एम्प्लॉय करती हैं उसकी 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोचेस को। और ये जो 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोचेस हैं, जो एक लंबे टाइम के लिए चलने वाली अप्रोचेस हैं, ये जीसीएफ को अब अभी तक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा साबित किया हुआ है कि वो एक लंबी रेस के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, अपना नाम बनाए रखा है उसने, जीसीएफ ने। अगर हम इसकी वैसे पहले वाली बात करें तो यस, जीसीएफ की पहली ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है डेट इज ट्रांसफॉर्मेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। और वो यही करता है कि उसने जीसीएफ के इदारे ने बेसिकली स्ट्रेटजीज को, प्लानिंग को, पॉलिसी मेकिंग को इंटीग्रेट किया है, उसको प्रमोट किया है, ताकि हमारे पास हमारे मिटिगेशन के अंदर, हमारी एडेप्टेशन के अंदर और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बेनिफिट्स अगर आए तो मैक्सिमाइज हो सके, और वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपस में लिंक अप हो सके। दैट इज नंबर 1 अप्रोच ऑफ जीसीएफ, ट्रांसफॉर्मेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कि उसने बेसिकली मिटिगेशन, एडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक अप कर दिए, किसके थ्रू? स्ट्रेटजीज, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। दूसरी बात, कैटलाइजिंग क्लाइमेट इनोवेशन। कैटलाइजिंग क्लाइमेट इनोवेशन का मतलब ये है कि जीसीएफ इज मोर कीन या इज मोर, आप कह लें उसका जो झुकाव है जीसीएफ का, वो यही है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर, बिजनेस मॉडल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, मॉडर्न प्रैक्टिसेस, उनको थोड़ा सा और एस्टेब्लिश करे, एक और उसकी एडवांसमेंट करे टू एक तो ट्रस्ट बिल्डिंग हो डिफरेंट नेशंस के दरमियान, और ये उनके कॉन्सेप्ट का एक पुख्ता सबूत हो कि यस वी आर वर्किंग किस चीज के लिए? फॉर अ बेटर कॉज एंड फॉर क्लाइमेट एक्शन। दिस इज द सेकंड अप्रोच। उसके बाद आता है कि डिरिस्किंग इन्वेस्टमेंट टू मोबिलाइज फाइनेंस एट स्केल। और वो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो महदूद वसाइल जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करना, किसके थ्रू, क्या किसके साथ साथ उन महदूद वसाइल को इस्तेमाल करना जो पब्लिक के हैं, इस वे के अंदर कि एक तो वो इन्वेस्टमेंट्स हो, तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो? वो इन्वेस्टमेंट एक रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल के ऊपर, लो एमिशन क्लाइमेट रेसिलिएंट के थ्रू हो, और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, उसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। किस चीज के अंदर या किस डोमेन के अंदर? बेसिकली एडेप्टेशन के अंदर, नेचर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर, एलडीसीज के अंदर, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। ये जो आपके फाइनेंसेस हैं
उसको वो फाइनेंसिंग एक तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू क्राउड इन हो, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसेस आए, और वो फाइनेंसेस बेसिकली 4 डोमेन्स के अंदर जाए। एडेप्टेशन के अंदर, नेचर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर वो फाइनेंसेस आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाए, एलडीसीज, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, सीड्स। और बेसिकली कॉप्स के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा फंड मिल रहा होता है कंट्रीज को, तो अपार्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, जो मेजोरिटी फंड दी जा रही होती है, एक तरीके से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे होते हैं, वो एलडीसीज को मिलते हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को मिल रहे होते हैं। क्योंकि उनके नजदीक जो हमारे पास हायर अथॉरिटीज हैं, वो यही कहती हैं कि यस, दीज नेशंस आर मोर प्रोन टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, कि अगर कुछ खुदा न खास्ता होता है तो these will be falling more prone, या they will be more on the verge of chaos, उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है खुदा ना खास्ता। और हमारे पास जो फोर्थ है, that is mainstreaming climate risks and opportunities into investment decision making to align finance with sustainable development। बेसिकली इसका जो मकसद है वो मैं बताता हूँ आपको, कि हम लोगों ने हमारी जो फाइनेंस है उसको अलाइन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, हम हमारी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेकर क्लाइमेट रिस्क की तरफ लेकर आए, कि जहां जहां पर हमारे पास क्लाइमेट प्रोन एरियाज है वहां पर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें? लो एमिशन होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए। और जब इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। सो दिस इज द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। और ये किस तरीके से होती है कि एक तो वो मेथोडोलॉजीज को प्रमोट करते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को रेज करती हैं, ताकि हमारे पास न्यू नॉर्म्स बने, न्यू वैल्यूज बने। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो बिजनेस, क्लाइमेट चेंज है बेसिकली, क्लाइमेट चेंज एक हमारे पास एक ऐसी डोमेन है जो कि बिजनेसेस ऑफर करता है कैपिटलाइज करने के लिए, कि हमारे पास ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो और साथ ही साथ हम अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकें। सो वी हैव टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। और जीसीएफ हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो कि अपने फंड्स वाले पार्ट को मोबिलाइज भी करेगा फाइनेंशियल फ्लोस के अंदर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को भी लाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, हमारे पास जो जीसीएफ का मेन गोल है, दैट इज टू रेजिंग एम्बिशन एंड एम्पावरिंग एक्शन। दिस इज द थीम, दिस इज द गोल ऑफ जीसीएफ, जो जीसीएफ अभी तक पहुंचा है। उसके बाद ये आता है कि हमारे पास की फीचर्स क्या है जीसीएफ के। अगर हम लोग वैसे बात करें तो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ की फीचर्स ऑफ जीसीएफ, लेकिन अगर हम अगर मेन की फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 इज के इट इज अ कंट्री ड्रिवन। जो जीसीएफ का कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि कंट्री ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करे, जिसका मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जीसीएफ की प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को लीड करें। कंट्री ऑनरशिप जब जीसीएफ के अंदर होगी तो जो जीसीएफ के फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं वो इनेबल करेगा उस डेवलपिंग कंट्री को अपनी एनडीसीज एम्बिशंस को प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए। अचीव करेगा तो क्लाइमेट एक्शन होगा, क्लाइमेट एक्शन होगा तो उसकी उस कंट्री की ग्रीन इमेज प्रमोट होगी जीसीएफ के थ्रू। और जीसीएफ कहाँ पे अपनी उस कंट्री की ग्रीन इमेज को इंप्रूव करेगा? ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जब उसकी उस फॉरम के ऊपर जीसीएफ उस कंट्री की ग्रीन इमेज को प्रमोट करेगा, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वो कंट्री अपनी इकोनॉमी को भी देखेगा, वो कंट्री अपनी सोशल लाइफ को भी देखेगा, वो कंट्री अपने एनवायरनमेंट को भी देखेगा। तो दिस इज द कंट्री ड्रिवन अप्रोच फॉर जीसीएफ। और बेसिकली जो कंट्री जीसीएफ की कंट्री ड्रिवन अप्रोच है वो अंडरपिन की जा रही होती है, मतलब कि जीसीएफ बहुत ज्यादा आप ये कह लें सपोर्ट कर रहा होता है उन डेवलपिंग कंट्री, और उसका भी यही है मकसद कि कैपेसिटी बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके उस कंट्री के अंदर। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास आप कह लीजिए की फीचर है, डेट इज कि जीसीएफ जो है वो ऑपरेट करता है फ्रॉम ओवर 200 एक्रीडिटेड एंटिटीज। मतलब कि हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास कुछ ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं 200 एक्रीडिटेड, जो जीसीएफ से उन्होंने अलाउंस किया हुआ है, जो जिनको जीसीएफ से इजाजत मिली हुई है कि अगर जीसीएफ उन्हें फंड्स प्रोवाइड करेगा सो वो दे विल बी एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर दैट कंट्री
to make that country proud, to make that country safe in their environment. मतलब कि उन कंट्रीज को जीसीएफ इजाजत देगा कि हम आपको जब मनी देंगे तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उस कंट्री के अंदर वो प्रोजेक्ट की प्रॉपरली इनिशिएशन करवाएं, उस प्रोजेक्ट को एंड तक लेके जाएं, उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की भी आपकी जिम्मेदारी है। सो हमारे पास इस पूरी आप कह लें प्लान ट्रस्ट के ऊपर 200 एक्रीडेटेड एंटिटीज हैं या ऐसे एक्रीडेटेड डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो कि जीसीएफ के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं विद डेवलपिंग कंट्रीज। और उनका क्या काम है, एक तो वो प्रोजेक्ट डिजाइन करके देंगे, दूसरा वो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इनके जो पार्टनर्स हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल एंड नेशनल कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, वो मल्टीलेटरल, वो रीजनल या वो नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, वो हमारे पास एजेंसीज हो सकती हैं, और वो हमारे पास सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। सो बेसिकली जीसीएफ इज ऑल अबाउट एन ओपन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं फंड्स लेने के लिए या अपना प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जीसीएफ। जो तीसरी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है दैट इज अ रेंज ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जीसीएफ का जो स्ट्रक्चर है या जो जीसीएफ जिस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि वो 4 चीजों को फॉलो कर रहा होता है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो 4 चीजों के ऊपर मबनी है। एक जो है, एक तो वो जीसीएफ आपको ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा जीसीएफ आपको कंसेशनल डेप्ट प्रोवाइड कर सकता है, तीसरा जीसीएफ आपको इक्विटी प्रोवाइड कर सकता है, और चौथा जीसीएफ आपको गारंटीज प्रोवाइड कर सकता है कि आप एक तो क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाओ अपने कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, दूसरा आप अपनी फाइनेंसिस को ब्लेंडिंग करो, आप अपने कंट्री के अंदर उन फाइनेंसिंग सेक्टर को लगाओ, उस फाइनेंस को लगाओ। इससे क्या होगा, हमारे पास ग्रीन मार्केट क्रिएशन होगी, एंड बाय ग्रीन मार्केट क्रिएशन वी विल बी हैविंग मोर ग्रीन जॉब्स इन दोज डेवलपिंग कंट्रीज। क्या स्क्रीन विजिबल है? आई जस्ट गॉट टू नो कि स्लाइड शो नहीं हो रही। आइदर जस्ट रिएक्ट और जस्ट स्क्रीन विजिबल नहीं किसी को? जी फिजान, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी जी यस सर, अभी विजिबल है। यस, अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, अगर हम लोग बात करें हमारे लास्ट की फीचर को, तो डेट इज बैलेंस्ड एलोकेशन। और एंड बाय बैलेंस्ड एलोकेशन आई मीन टू से कि जीसीएफ मैंडेटेड है, जीसीएफ कोई जो उसका मंशूर है जीसीएफ का वो यही है कि उसे इन्वेस्टमेंट करेगा वो 50% मिटिगेशन के लिए और 50% एडेप्टेशन के लिए। मतलब कि जो भी जीसीएफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जीसीएफ की, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर तो वो फंड देगा तो आइदर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन या आइदर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मिटिगेशन। अगर ये दोनों चीजों को, आप दोनों चीजों को फॉलो कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप इन दोनों में से भी किसी एक चीज के ऊपर आपका प्रोजेक्ट मबनी है तो यस, जीसीएफ आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगा, जीसीएफ आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा। और बेसिकली जीसीएफ इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एंड पेशेंट कैपिटल। कि जीसीएफ जो है वो अपने पार्टनर्स की वैल्यूज को, एक तो उसको एडअप करता है, दूसरा उनकी वैल्यूज की कदर करता है, और तीसरा उनको इस चीज का आप कह लें रजामंदी देता है कि वो अपने एम्बिशंस को क्लाइमेट एक्शन के साथ लिंक अप कर लें। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब बात करते हैं कि जीसीएफ के एक्शन पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा सा इसकी ऐसे हाईलाइट दे दूं तो पाकिस्तान के अंदर बाय द एंड ऑफ, सॉरी, बाय द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 2024 की शुरुआत के अंदर, आई गेस फरवरी या मार्च के अंदर, पाकिस्तान के पास 7 प्रोजेक्ट्स थे, और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, इंडिया के पास बाय द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 13 प्रोजेक्ट्स थे। तो पाकिस्तान के पास अभी राइट नाउ 10 प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी जो कुल लागत है, मतलब कि जो जीसीएफ फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 304.2 मिलियन यूएसडी डॉलर। और जो हमारे पास पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेसिकली पाकिस्तान के 7 प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने आपको ये इनकी पिक्चर्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई विल बी आल्सो प्रोवाइडिंग यू द स्लाइड्स।
पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था डेट वाज ऑन ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो कि था आपका नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर रिस्क रिडक्शन के लिए। और इसकी जो कैटेगराइजेशन थी, जीसीएफ ने पाकिस्तान को इसीलिए प्रोवाइड किया था अपना फंड क्योंकि वो प्रोजेक्ट फॉल कर रहा था इन द कैटेगरी ऑफ एडेप्टेशन। उसका जो दूसरा प्रोजेक्ट था डेट वाज ऑन ग्रीन बीआरटी कराची। ये जो कराची की बेसिस थी, उनको उन्होंने ग्रीन करना था, उनकी जो एमिशन हो रही थी उनको लो एमिशन बनाना था, उसके लिए प्रोवाइड किया गया था जीसीएफ ने फंड पाकिस्तान को, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन द मिटिगेशन कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा प्रोजेक्ट था डेट वाज ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस बेसिन विद क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। और वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो बेस्ड था ऑन द कैटेगरी ऑफ मिटिगेशन एडेप्टेशन, सॉरी। और इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट था जो कि सोलर की मद के अंदर था और वो कैटेगरी मिटिगेशन के अंदर फॉल करता था। सो ये हमारे पास टोटल 10 प्रोजेक्ट्स थे। जो हमारे पास लेटेस्ट प्रोजेक्ट है दैट इज क्लाइमा वेंचर्स हार्नेसिंग द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम फॉर क्लाइमेट एक्शन इन पाकिस्तान। और बेसिकली ये क्रॉस कटिंग प्रोजेक्ट है, जहां जहां पर क्रॉस कटिंग मेंशन है तो इसका मतलब यही है कि वो एडेप्टेशन को भी फॉलो कर रहे हैं, वो मिटिगेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों की कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है और उसके अंदर थोड़ा सा आपकी जो फंड्स है वो ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यू हैव टू बेसिकली accomplish your goals under the category of mitigation and adaptation as well. ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। मीनवाइल आई विल बी हाईली रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपको यू आर टेकिंग आइदर एसएस या आइदर यू आर टेकिंग अ स्नैपशॉट, प्लीज डू टेक एंड सेंड मी एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट बिजी ऑन दिस लेक्चर। एंड अगर आपकी कोई भी एक वर्कशॉप हो, एक सेमिनार हो या एक भी चीज हो, प्लीज डू अपलोड इट ऑन योर लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन is considered your professional portfolio या LinkedIn is considered as your professional ID card. ओके, सो अगर हम लोग आगे बढ़े तो यस, हमारे पास नेक्स्ट आता है जीसीएफ के बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। कि व्हाट इज बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी? सो इफ आई हैव टू टेल यू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, सो बेसिकली जीईएफ इज अ मल्टीलेटरल फैमिली ऑफ फंड्स। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंड्स की कैटेगरी है जो कि जीईएफ के अंदर इन्वॉल्व करती है, और वो फंड्स बेसिकली डेडिकेट किए जाते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लैंड को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ ऑन लैंड दैट इज द एसडीजी 15, और ओशन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए लाइफ बिलो वाटर दैट इज एसडीजी 14। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो फाइनेंसिंग है वो कंट्रीज को इनेबल, डेवलपिंग कंट्रीज को इनेबल करती है कि वो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेस करें और अपना काम करते जाएं फॉर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट गोल्स, कि जो उन्होंने अपने गोल सेट किए हुए हैं उन गोल्स को पूरा से पूरा करें। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम आगे बात करें तो जो जीईएफ की पार्टनरशिप है, बेसिकली जीईएफ के अंदर हमारे पास 186 मेंबर गवर्नमेंट्स हैं। हमारे पास उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम मेंबर गवर्नमेंट्स या हेड ऑफ स्टेट्स, वी हैव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिजिनियस पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। हमारे पास यूथ बॉडीज की रिप्रेजेंटेशन है जो कि फोकस करती हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन से मुराद ये है आपस में एक दूसरे को जोड़े रखना, और इंक्लूसिविटी कि यस वी आर लिविंग नो वन बिहाइंड, वी आर टुगेदर इन क्लाइमेट एक्शन, वी आर टुगेदर वर्किंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा अगर हम लोग वैसे देखें तो यस, पिछले 3 दिहाइयों के अंदर, पिछले 30 सालों के अंदर, यस जीईएफ हैज प्रोवाइडेड मोर देन $26 बिलियन इन फाइनेंसिंग, और उसने तकरीबन जो कंट्री डेवलपमेंट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मोबिलाइज किया है। मतलब कि जीईएफ हैज प्रोवाइडेड फंड्स टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि जीईएफ ने डेवलप्ड कंट्रीज से वो फंड लिए और डिफरेंट कंट्रीज को फंड्स दिए। GEF acted as a medium and mobilized $149 billion for those projects. अगर हम इसको मजीद आगे बढ़ें तो यस, जो अभी हम लोग जिस तरह प्रायरली बात कर रहे थे कि यस GEF इज अ मल्टीलेटरल फैमिली ऑफ फंड्स, तो GEF के हमारे की कैटेगरी के अंदर बेसिकली हमारे पास 6 फंड्स फॉल करते हैं।
और वो फंड्स जो हैं बेसिकली दोज आर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड। उसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड वी हैव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। उसके बाद आता है हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। उसके बाद आता है हमारे पास लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। और उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड। जीईएफ का जो ट्रस्ट फंड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड, बेसिकली वो फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, केमिकल्स और वेस्ट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर, लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। जो हमारे पास डिजिटल इंक्लूजन हो रही होती है, हमारी पूरी नॉलेज जो आ रही होती है ऑन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट, उसकी डिजिटल इंक्लूसिविटी के ऊपर। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। हमारे पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो कंप्राइज करता है 26 गोल्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट गोल्स हैं। नंबर 1 हमारे पास जो हमारे पास एटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं वो ये है कि हमें जो इन्वेजिव स्पीशीज है उनका खात्मा करना है। अपार्ट फ्रॉम द इन्वेजिव स्पीशीज एक्सटिंक्शन, हमें खैर से पोल्यूशन को कम से कम करना है, हमें हमारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है। एंड आई विल बी हाईली सजेस्टिंग यू कि आप ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा। आई विल बी शेयरिंग दोस पॉइंट्स विद ऑल ऑफ यू। उसके बाद ये है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, उसके अंदर ये कहा गया था कि दैट विल बी सपोर्टिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ जो 2030 के मेजर पॉजिटिव गोल्स हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए ये फंड बनाया गया था। उसके बाद आता है हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। ये बेसिकली सपोर्ट करता था एक्शंस को इस सोर्स के अंदर के जेनेटिक रिसोर्सेज की जो एक्सेस है, जो रसाई है जेनेटिक रिसोर्सेज की, एक तो उसे आम कर दिया जाए कि प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर भी यूज कर सके, प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सके, बेशक डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर सके, डेवलपिंग कंट्रीज यूज कर सके, हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर सके। हर वो बंदा यूज कर सके जेनेटिक रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन को, और उसकी जो एक्सेस है वो आम कर दी जाए। बेसिकली दैट इज नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। और एनपीआईएफ नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, बेसिकली ये दोनों फॉल करते थे अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो हमारे पास लास्ट ईयर की कॉप 16 हुई थी यूएनसीबीडी की, उसके अंदर भी इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई थी और काली फंड इंट्रोड्यूस किया गया था कि जिसमें उन्होंने बात की गई थी कि हम लोगों जिसमें डिजिटल सीक्वेंसिंग की बात की गई थी जेनेटिक रिसोर्सेज की, कि हम लोग हमारा जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको डिजिटली एक तो इंक्लूसिविटाइज करेंगे और साथ ही साथ उस इंफॉर्मेशन को हम लोग पब्लिक के लिए आम कर देंगे ताकि रिसर्चेज हो सके जीन्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ फंड था दैट वाज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। उसके अंदर ये क्या आ गया था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक तो बेसिकली वो मोस्ट अर्जेंट क्लाइमेट एडेप्टेशन नीड्स की जरूरत है उनको, और साथ ही साथ एक ऐसा सोर्स बनाया जाए कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिस मैकेनिज्म के थ्रू डायरेक्टली जो फंडिंग हम लोग को रिसीव हो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ चली जाए, वो डेवलपिंग कंट्रीज को ना जाए, वो डेवलप्ड कंट्रीज को ना जाए, सिर्फ और सिर्फ वो फंड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाए। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेशल फंड। स्पेशल क्लाइमेट चेंज का फंड का जो मतलब था वो ये था कि क्लाइमेट चेंज का जो फंड है वो फोकस किया जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, और साथ ही साथ ये वाला जो फंड है ये फंड एलोकेट किया जाए टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, क्योंकि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को भी मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फंड था दैट वाज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड। उसका मतलब ये था कि वो क्लाइमेट चेंज का डेटा और रिपोर्टिंग को सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ जो पेरिस एग्रीमेंट के लिए एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाया गया था ये उसको सपोर्ट करेगा। राइट, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के ऊपर इन्वेंट्रीज बनाई जाती हैं। हमारे पास जो इन्वेंट्रीज बनाई जाती हैं एक्चुअली उसको भी सपोर्ट करने के लिए कोई फंड चाहिए होता है, एंड दैट फंड यूजुअली अ स्मॉल अमाउंट कम्स फ्रॉम द सीबीआईटी। और जो हमारे पास लास्ट आखिर के ये तीन फंड्स थे, एलडीसी के ऊपर जो फंड था, हमारे पास स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड था, और जो हमारे पास सीबीआईटी था। बेसिकली जो लास्ट थ्री फंड्स थे ये फॉल करते हैं, ये सर्व करते हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसीसी। कि यूएनएफसीसीसी की जो कॉप हुई थी लास्ट ईयर कॉप 29, उसके अंदर भी इन तीन फंड्स के ऊपर बात की गई थी। कॉप 28 के अंदर भी बात की गई थी, कॉप 27 के अंदर भी बात की गई थी।
उसके ऊपर अगर हम बात करें आगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एडेप्टेशन फंड के ऊपर कि बेसिकली एडेप्टेशन फंड होता क्या है। अगर मैं वैसे आपको इन शॉर्ट बताऊं, तो एडेप्टेशन फंड हमारे पास एक ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को फाइनेंसिस प्रोवाइड करता है, किस तरीके से जो हेल्प कर रहे हो वल्नरेबल कम्युनिटीज को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। और ये वाले जो इनिशिएटिव होते हैं, जो जिनको एडेप्टेशन फंड प्रोवाइड कर रहा होता है फंड्स, बेसिकली वो बेस किए जाते हैं एक कंट्री की नीड्स के ऊपर, एक कंट्री के क्या व्यूज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और एक कंट्री के क्या क्या प्रायोरिटीज है कि अगर क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज से होने वाला कोई डिजास्टर उनको स्ट्रक करता है तो क्या क्या उस कंट्रीज की प्रायोरिटी होंगी उस चीज के ऊपर ये इनिशिएटिव बेस करते हैं। और वो जो एडेप्टेशन फंड है वो उन चीजों को प्रोवाइड करता है फंडिंग। अगर हम वैसे बात करें तो एडेप्टेशन फंड बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ यूएनएफसीसीसी। और क्योटो प्रोटोकॉल यही कहता था कि बेसिकली हमें अपनी एमिशंस को कम से कम करना है। और इसने टिल नाउ 357.5 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट कर दी थी, मतलब कि कमिट कर दिया था 63 कंट्रीज को देने के लिए 2010 से लेकर अभी तक। और वो भी दो डोमेन्स के अंदर, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए और रिजिलियंट एक्टिविटीज के लिए। और उस एडेप्टेशन फंड को पता था कि यस, क्लाइमेट चेंज बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा दुनिया के जो पूरेस्ट पीपल हैं उनको, जहां पर हमारे पास पुअर पीपल रहते हैं वहां पर, और साथ ही साथ ये उन कंट्रीज को इफेक्ट करेगा जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमारे पास फ्लडिंग होगी, अर्थक्वेक होगी, हमारे पास लैंडस्लाइडिंग होगी, और जहाँ पे हमारे पास राइजिंग सी लेवल होगा, और साथ ही साथ जहाँ पे हमारे पास डेजर्टिफिकेशन के इश्यूज देखे जाएंगे। उसके बाद अगर हम वैसे देखें, अगर हम आगे बढ़े, बेसिकली हमारे पास जो एडेप्टेशन फंड है वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी सर्व कर रहा है। पेरिस एग्रीमेंट की ब्रांच भी एडेप्टेशन फंड कहलाता है, और वो 2019 से पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा बना था। और एडेप्टेशन फंड बेसिकली रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है थ्रू टू सोर्सेज। एक तो होते हैं हमारे पास वॉलंटरीली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस, कि एक गवर्नमेंट जितना कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो गवर्नमेंट उतना देगी, उतना एडेप्टेशन फंड को प्रोवाइड करेगी। एंड एडेप्टेशन फंड वो अमाउंट लेकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा देगा। एडेप्टेशन फंड विल बी एक्टिंग एज अ मीडियम। और दूसरा, हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज आते हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट बैंक्स आएंगे, आइदर इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। हमारे पास सीएस हो जाएंगी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पास आपकी यूएन की एजेंसीज आएंगी। सो दीज विल बी सम ऑफ द अल्टरनेटिव या प्राइवेट सेक्टर सोर्सेज। और अगर हम एक और चीज बात करें तो यस, जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही होती है वो सोर्स होती है कि एक तो वो कार्बन एमिशन रिडक्शन के जो क्रेडिट्स हैं उसकी सेल की जा सके थ्रू डायरेक्ट डोनेशंस फ्रॉम द फंड्स वेबसाइट, के कंट्रीज अपने सीईआर के जो क्रेडिट्स होते हैं, मतलब कि कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं, वो सेल आउट कर सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो उन्होंने बनाए होते हैं थ्रू द वेबसाइट ऑफ एडेप्टेशन फंड। इससे जो उनके पास अमाउंट आ रही होती है, एडेप्टेशन फंड क्या करेगा, वो अमाउंट उन कंट्रीज को प्रोवाइड कर देगा थोड़ी सी अमाउंट लेके डायरेक्ट डोनेशंस के थ्रू, और वो कंट्रीज अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो अमाउंट लगा सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यस, पाकिस्तान के अंदर अभी तक एडेप्टेशन फंड ने एक ही प्रोजेक्ट किया था, एंड बेसिकली ग्लोफ के अंदर एडेप्टेशन फंड ने मदद दी थी यूएनडीपी को। एडेप्टेशन फंड ने तकरीबन 3.9 मिलियन डॉलर्स लगाए थे, मतलब कि 39 लाख डॉलर लगाए थे थ्रू यूएनडीपी के फॉर्म के थ्रू। और उन्होंने अमाउंट प्रोवाइड की थी टिल 15 दिसंबर 2010 से स्टार्ट की थी, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, और अमाउंट भी 3.9 मिलियन डॉलर्स की थी। अगर हम बात करें अब वर्ल्ड बैंक की, कि यस, हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। वर्ल्ड बैंक एक तरीके से आईएमएफ के थ्रू भी काम कर रहा होता है, आईएमएफ के साथ भी काम कर रहा होता है। आईएमएफ के अलावा वर्ल्ड बैंक डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी अपने जो है पैसों को ज्यादा से ज्यादा दे रहा होता है, एज वी ऑल नो दिस। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, आइदर प्राइवेट सेक्टर आइदर पब्लिक सेक्टर। सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक का फोकस जो है वो दो एरियाज के ऊपर होता है। एक तो होता है एडेप्टेशन और रिजिलियंस के ऊपर, दूसरा ये होता है कि जो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर फाइनेंसिंग वो
एडेप्टेशन एंड रिजिलियंस के ऊपर भी करेगा क्लाइमेट सेक्टर के अंदर, और दूसरा वो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर करेगा, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर करेगा, R&D के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली डिलीवर किया था एक रिकॉर्ड, एक उन्होंने आप कह लें COP29 के अंदर या लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था कि वी विल बी गिविंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग अप टू $42.6 बिलियन बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर। और ये जो अमाउंट कवर की गई थी वो कवर की गई थी फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30 2024। और ये वाली जो अमाउंट प्रोवाइड की गई थी वो किस लिए की गई थी? टू एंड पॉवर्टी, दैट इज द SDG 1, टू इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी, दैट इज SDG 7, टू मेक मोर रिजिलियंट कम्युनिटीज। रिजिलियंट कम्युनिटीज किस तरीके से बनेगी? अगर हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सस्टेनेबल सिटीज होंगे, दैट इज SDG 11, एंड टू प्रमोट या एंड टू मेक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज, हमारी मईशत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। और वो वाली जो हमारे पास SDG है, दैट इज SDG 8। सो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक ने अमाउंट प्रोवाइड की थी $42.6 बिलियन की, वो 4 SDGs को पूरा करने के लिए की थी मेनली। That was SDG 1, SDG 7, SDG 8 एंड SDG 11। और ये कहा था वर्ल्ड बैंक ने कि हमारी ये वाली जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अमाउंट है, ये 10% ज्यादा इंक्रीज किया हमने एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, मतलब कि 2023 की कंपैरिजन के अंदर। अगर हम बात करें कि COP28 के अंदर क्या था 2023 के अंदर, तो बेसिकली 2023 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये कमिट किया था कि हम हमारे फाइनेंसिस को, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बाय 45% इंक्रीज करेंगे टिल 2025। इसका मतलब ये था कि सॉरी, कि जुलाई 1 से लेकर 30 जून तक हम हमारी जो अभी हम लोगों ने अपनी अमाउंट प्रोवाइड किया $42.6 बिलियन की, हम उसको 45% मोर इंक्रीज कर देंगे। एंड आई गेस $42.6 बिलियन का जो 45% बनता है, डेट रफली सम्स अप टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, approximately 58 point something या 59 point something, $59 बिलियन राउंड अबाउट, वो इस साल देंगे फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। उसके बाद अगर हम देखें तो यस, वर्ल्ड बैंक एक तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा होता है, और वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि यस, एक तो ये चीज थी कि वर्ल्ड बैंक हमेशा अपने, लेट मी जस्ट अ मिनट गाइस, वर्ल्ड बैंक एक तो हमारे पास स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी को यूज करता है कि किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है उसको काउंट किया जाए, और जो फंडिंग आ रही होती है डेवलप्ड कंट्रीज से, किस किस कंट्री को चाहिए, और उसकी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, अगर फंड चला गया उस कंट्री को, उस कंट्री से वो बार बार आइदर ऑन अ बेसिस ऑफ क्वार्टरली, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल बाद, वो रिपोर्ट्स लेता जाए कि क्या क्या प्रोग्रेस बन चुकी है, किस कंट्री उस डोमेन के अंदर जो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने फंडिंग ली थी, किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस है, कितनी ज्यादा वो प्रोग्रेस कर चुका है। दैट इज द स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी ऑफ वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आता है हमारे पास द वर्ल्ड बैंक assesses whether a project activities will help reduce greenhouse gas emissions or address climate change vulnerabilities। वर्ल्ड बैंक जो है वो ये भी असेस करता है कि आइदर जो प्रोजेक्ट उनके पास आया है, आइदर वो GHGs की जो एमिशन है उसको कम करेगा, या फिर जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है चीजें, उसको एड्रेस करेगा। और क्लाइमेट चेंज के वल्नरेबल आइदर हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आइदर हमारा क्रॉप सिस्टम हो सकता है, आइदर हमारा लाइवलीहुड हो सकता है, आइदर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, आइदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम्स जो कि क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल हो सकते हैं, और जिनकी मद के अंदर वर्ल्ड बैंक के पास प्रोजेक्ट आ सकता है। और जिसकी जो कुछ एग्जांपल्स थी, दोज आर इन फ्रंट ऑफ यू। फिलीपीन फिशरीज एंड कोस्टल रिजिलियंसी प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि फिलीपींस के अंदर कायम किया गया था, और जो कि फोकस कर रहा था इन्वायरमेंट के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और उनकी मईशत के ऊपर। दूसरा, उज्बेकिस्तान स्केलिंग सोलर टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर उनके एनर्जी सेक्टर को प्रमोट कर रहा था, और उनके एक्सट्रैक्टिव्स को
ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर। अगर हम आगे बात करें तो we have the World Bank accounts for every dollar budgeted and disburses over 95% of the funds allocated. Whether a small amount of allocated funds are not deployed and dispersed funds are repurposed for the other development needs. जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली वो हर डॉलर को लेगा डेवलप्ड कंट्रीज से और उसकी पहले पहले इवेल्युएशन करेगा कि उसके पास कितनी ज्यादा अमाउंट आई है। फिर 95% ऑफ दैट अमाउंट विल बी गोइंग टू दोज प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए होते हैं वर्ल्ड बैंक उनको 95% वो अमाउंट देगा और जो बाकी बची हुई 5% अमाउंट है वो उसे इकट्ठा कर लेगा किसी और चीज के लिए कि एट द एंड अगर इमरजेंसी के लिए वो अमाउंट चाहिए होगी तो यस वो 5% अमाउंट वो तब देगा उस कंट्री को उस प्रोजेक्ट के लिए कि अगर कोई और डेवलपमेंट नीड उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हम बात करें तो यस वर्ल्ड बैंक के अंदर जो हमारे पास रिसेंट प्रोजेक्ट है इन पाकिस्तान तो डेट इज क्रिस्प और बेसिकली क्रिस्प का जो काम है इट इज टू प्रमोट इन आप कह रहे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक तरीके से मैं कहूँ तो प्रमोट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय क्रिस्प इट इज स्टेटेड एज क्राइसिस रिजिलियंट सोशल प्रोटेक्शन। इसका जो एम है वो ये है कि हमारे जो पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन है सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए उसको ताकतवर बनाया जाए। हमारे जो वल्नरेबल हाउस होल्ड हैं उनको डिजास्टर्स से जो हमारे पास नेशनल डिजास्टर आते हैं नेचुरल डिजास्टर आते हैं उससे रिजिलियंट बनाया जाए और हमारा जो कंट्री है उसको फ्यूचर क्राइसिस पहले फ्यूचर के अंदर अगर कोई हमारे पास नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिजिलियंट बनाए उससे लड़ने के लिए हमारे कंट्री को ज्यादा से ज्यादा क्विक बनाए मतलब कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की हमारे पास और ज्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग हो और हमारे कंट्री को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए टू फ्यूचर क्राइसिस। अब अगर हम बात करें OECD की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यस पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ OECD इफ अगर आपसे कोई पूछे और पाकिस्तान OECD की मदद के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। And let us move on what is OECD. So basically OECD बहुत ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा कर रहा है towards the USD 100 billion climate finance goal. COP27 के अंदर कंट्रीज ने ये प्लेस किया था कि yes they will be giving $100 billion per year till 2030 और OECD इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा कारआमद किरदार अदा कर रहा था कि वो कंट्रीज की प्रोग्रेस को प्रॉपर्ली ट्रैक करा था और ये OECD एक ऐसे मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा था कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से वो फंड्स देगा और डेवलपिंग कंट्रीज को और एलडीसीज को वो आप कह लें फंड्स प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए एक तो उन डेवलपिंग नेशंस को उन एलडीसीज को क्लाइमेट एक्शन के लिए सपोर्ट करने के लिए उनके ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए उनके ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को अपग्रेड करने के लिए और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को फॉस्टर करे कि यस developed countries do care for you and developed countries are always there for the developing countries and for the least developed countries। अगर हम मजीद आगे बढ़ें सॉरी तो बेसिकली हमारे पास OECD ने अभी तक 115.9 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाई है। OECD एक्टेड एज अ मीडियम कि उन्होंने 115.9 बिलियन डॉलर्स डेवलप्ड कंट्रीज से लिए और वो अमाउंट सीधे डेवलपिंग कंट्रीज को पहुंचाई फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। अगर हम मजीद आगे बात करें अब तो बेसिकली ये जो अचीवमेंट थी OECD की वो हुई थी 2 सालों के अंदर अंदर और ये वाली जो अचीवमेंट हुई थी ये 2020 के टारगेट ईयर से ज्यादा हुई थी और ये COP26 से एक थोड़ा सा पहले खत्म हुई थी उनकी जो अचीवमेंट थी और इसकी जो एनालिसिस थी OECD की आफ्टर देयर अचीवमेंट उन्होंने यही कहा था कि जो पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस है जिसके अंदर हमारे पास बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एट्रीब्यूटेबल मतलब एट्रीब्यूट्स आते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग के वो डेवलप कंट्रीज को पहुंचाए जाए। इसका मकसद ये था कि 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 80% आपकी जो क्लोजर है फाइनेंसिस का वो पहुंचाया जाए क्लाइमेट सेक्टर के अंदर और आपके जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो इंक्रीज हो फ्रॉम 38 बिलियन जो 2013 के अंदर था वो 2022 तक तकरीबन 91.6 बिलियन तक चला जाए
इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर। उसके बाद हमने कहा था कि जो 2021 तक हमारे पास एक स्मॉल ड्रॉप देखा गया था, कि कोविड भी आया था हमारे पास, कोविड का भी दौर दौर था, तो उस ड्रॉप को थोड़ा सा फॉलो करते करते हमारा जो एडेप्टेशन का फाइनेंस है वो रीच करे ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली $32.4 बिलियन, और ये 2016 के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा था। और इसी के अंदर हमारे पास मिटिगेशन को भी कंटिन्यू रखा गया था कि वो अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द फंड्स को रिप्रेजेंट करती है जो अभी तक प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे थे ओईसीडी के पास। और प्राइवेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को भी देखा गया था और इसे मोबिलाइज करवाया गया था थ्रू पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ चुका था और पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू प्राइवेट फाइनेंसिंग भी हो रही थी और वो इंक्रीज उसके अंदर देखा गया था अप्रोक्सीमेटली 52%। और ये आने वाले सालों के अंदर हुआ था आफ्टर द कोविड। उसके बाद हमारे पास आता है आईडीबी, और बाय आईडीबी आई वुड रादर बी सेइंग इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट, आप इसको इस आईडीबी कहो या आईएडीबी कहो, एक ही बात है। ओके, सो अगर हम बात करें आईडीबी की या आईएडीबी की, इनका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है, और ये हमारे पास एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारा है। इसका जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए ये प्रोवाइड कर रहा होता है अपनी फाइनेंसिंग को, और वो लैटिन अमेरिका के अंदर और कैरिबियन आइलैंड्स के लिए प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इनका जो बेसिकली क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है फाइनेंसिस को इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट सेक्टर। और उनका जो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट सेक्टर है बेसिकली वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो मैनेजमेंट है आईडीबी की उसको एडवाइस कर रहा होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर, और अब उसके बैंक की जो पॉलिसीज बन रही होती हैं उनको वो क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन कर रहा होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाइन कर रहे होते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डोमेन के अंदर उनका जो बैंक है वो अपनी गाइडलाइंस को इशू कर सके, ताकि उनके बैंक के पास अगर प्रोजेक्ट्स आए तो यस देयर बैंक कैन प्रोवाइड देम द लोन्स, द ग्रांट्स, द फंडिंग्स फॉर दैट प्रोजेक्ट टू रन इन अ स्पेसिफिक नेशन और इन अ स्पेसिफिक कैरिबियन आइलैंड। उसके बाद अगर हम देखें तो यस, जो इनका क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर का इदारा था वो कॉन्सेप्चुअलाइज भी करता है, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट्स भी बनाता है, वो प्रिपेयर भी करेगा, वो सपोर्ट भी करेगा किस चीज के ऊपर, आईडीबीज के ऑपरेशन को, जो रिलेटेड हो फॉरेस्ट्री के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आइदर यू आर फ्रॉम द नेशन ऑफ लैटिन अमेरिका, या अगर आप कैरिबियन आइलैंड के एक शहरी हैं और आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि फॉल करता है आइदर इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, आपका टूरिज्म के ऊपर, या सस्टेनेबल सिटीज, या फिर आपकी क्लाइमेट चेंज, तो आईडीबी आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगा, आईडीबी आपको फंड प्रोवाइड करेगा टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट इन अ मोर फ्रूटफुल मैनर। और साथ ही साथ आईडीबी इस चीज को प्रॉपरली रिलाई भी करता है। और अगर हम मजीद आगे बढ़े तो यस, आईडीपी सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को वो की टॉपिक्स के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं अपने नज़दीक, और उनका जो क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव्स एंड फंड्स, कि वो फंड्स जब आईडीबी के थ्रू आ रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, वो प्रॉपरली सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स, क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स के अंदर यूज अप हो सके, और वो जो सिटीज का नेटवर्क होता है उसके दरमियान एक फॉस्टर कर सके एक हेल्दी रिलेशनशिप, कि एक सिटी अगर वो प्रोजेक्ट निभा रहा है या एक सिटी के अगर अंडर वो प्रोजेक्ट हो रहा है, आईडीबी कैरी आउट कर रहा है, तो यस सेकंड सिटी भी उस प्रोजेक्ट को आईडीबी के थ्रू कैरी आउट करवा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास GFANZ, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, एंड दैट इज वेरी अ गुड थिंग। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लासगो फाइनेंशियल मैकेनिज्म, यहाँ सॉरी ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, तो बेसिकली इनका काम जो है वो ये है, इनका जो गोल है, इनकी जो थीम है वो ये है कि एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू अ नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी। अब मेरा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आइदर यू कैन रिप्लाई इन यस और आइदर यू कैन रिप्लाई इन नो।
just two options, or either you can open your mic and feel free to uh, say it in your words, या इधर आप सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर लिख दें आपके नजदीक बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी क्या पूरी दुनिया नेट जीरो तक या नेट जीरो के को अचीव कर लेगी. Either we will be achieving the net zero target, the net zero transition at the end of this century. Yes or no? Simple. Okay. इसको एक और मैं थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ. Will we ever be able to achieve the transition to net zero? अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि 21st सेंचुरी के अंदर, 22nd सेंचुरी के अंदर, 23rd सेंचुरी के अंदर क्या हम कभी भी नेट जीरो की ट्रांजिशन को अचीव कर लेंगे. Thank you so much. And yes, the answer is no, because we are also emitting some sort of emission. कोई भी अगर हमारे पास लिविंग बॉडी है, कोई भी हमारे पास लिविंग एनर्जी है, या हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती. और जिस चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, वो चीज किसी ना किसी मद के अंदर कोई चीज को एमिट करेगी. एंड यस, वी आर ऑल्सो बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग द कार्बन. सो यस, अगर आपसे वैसे कोई पूछता है, या अगर आपसे वैसे कोई कहे कि यस वी विल बी एबल टू अचीव द नेट जीरो बाय 2050, या वी विल बी एबल टू अचीव द नेट जीरो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इट्स अ मिथ. ये हकीकत नहीं है. वी कैन नॉट अचीव द नेट जीरो एमिशन टिल द एंड ऑफ द सेंचुरी, या टिल द एंड ऑफ मेनी सेंचुरीज टू कम. अब अगर हम बात करें तो बेसिकली जो GFANZ है, ये ऐसा इदारा है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स को जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं फाइनेंसिंग की, उनको आपस में एक साथ लाता है और वो इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कंट्रीज को या उन्होंने कंपनीज को एड्रेस करना है, कि किस तरीके से वो डीकार्बनाइज कर सकती हैं. डीकार्बनाइज से मुराद ये है कि वो अपनी कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कैपिटल अराउज हो रहा होगा या जो कैपिटल रेज अप हो रहा होगा उसे वो मोबिलाइज करेंगे. दैट इज देयर टू ऑब्जेक्टिव्स GFANZ का. उसके बाद वो एक, ये उनके नजदीक GFANZ के नजदीक एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके अंदर वो बेसिकली ट्रांजिशन को क्रिएट कर रहे होते हैं. और उनके नजदीक दे आर लाइक टेलिंग द होल वर्ल्ड कि through the flow of private finances in all the sectors of global economy, yes, we will be able to achieve the transition towards the net zero. और वो किस तरीके से होगा? जब हमारे पास ये जो सेक्टर है या सेक्टर के थ्रू जो प्राइवेट फाइनेंसेस आ रहे हैं, वो एमर्जिंग मार्केट्स के थ्रू अंदर आ रहे हो या डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर आ रहे हो. और GFANZ बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या क्लाइमेट एक्सपर्ट से लेड हो रहा होता है. और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के CEOs इन्वॉल्व होते हैं या क्लाइमेट लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और जो कि इसको ये बता रहे होते हैं कि यस, हमारा जो आगे कला है मतलब वो इस तरीके से हो सकता है, हम लोग इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं. अगर आपने एक बहुत ज्यादा अच्छा नाम सुना होगा ब्लूमबर्ग का, माइकल ब्लूमबर्ग का. अगर आपने नहीं सुना तो यस, देयर इज आल्सो अ वेबसाइट जो कि इन चीजों के ऊपर बात कर रही होती है, एंड दैट वेबसाइट इज नेम्ड एज ब्लूमबर्ग. एंड ब्लूमबर्ग इज नेम्ड टू बी वन ऑफ द टॉप लीडिंग वेबसाइट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट या एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के थ्रू. तो ब्लूमबर्ग भी GFANZ के एक एडवाइजरी मेंबर है. और वैसे अगर मैं वैसे कहूँ तो माइकल ब्लूमबर्ग UN के स्पेशल इन्वॉय मेंबर है ऑन क्लाइमेट एम्बिशन एंड सॉल्यूशंस, और वो GFANZ के चेयर रह चुके हैं. तो उनके नजदीक भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना और क्लाइमेट एक्शन को सीरियसली कंसीडर करना. और GFANZ का सेक्रेटेरिएट भी एक चीज कहता है, और वो ये कहता है कि ओवरकमिंग बैरियर्स टू मोबिलाइजिंग कैपिटल एट द स्केल एंड स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव नेट जीरो इज अर्जेंट एंड अचीवेबल. ये GFANZ के मुताबिक है. GFANZ is steadfast in its commitment to supporting financial institutions worldwide in addressing these challenges and seizing the opportunity of this pivotal movement. ये एक तरीके से नेट जीरो को अचीव करना और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, और ये अचीव हो भी सकता है अकॉर्डिंग टू GFANZ. और उसके लिए हमारे पास जो जो रुकावटें आएंगी उसके लिए हमें
पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि उसका कितना ज्यादा पैसा लगेगा या कितनी स्पीड के अंदर पैसा लगेगा। यस, वी हैव टू मोबिलाइज द कैपिटल टू ओवरकमिंग दोस बैरियर्स। और जीएफएएनजी अपने किरदार के अंदर साबित कदम है कि यस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी दुनिया के अंदर सपोर्ट करता जाएगा कि वो इन चैलेंजेस को एड्रेस करें, और इसके लिए इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज को बनाते रहें। So this is GFANZ, Global Glasgow Financial Alliance for Net Zero। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड की, जेरिफ। एंड जेरिफ, ओके। सो इफ वी मूव टुवर्ड्स जेरिफ, अगर मैं वैसे बताऊं तो जेरिफ, या इस तरह कहूं तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड। तो ये हमारे पास फंड ऑफ फंड्स है, मतलब कि एक ऐसा फंड क्वालिटेटिवली जो कि फंडिंग के थ्रू बना है, मतलब कि जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से फंडेड है ये। तो ये एक ऐसा फंड ऑफ फंड्स है जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं जो कि फोकस कर रहे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और एनर्जी एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि मार्केट के अंदर हमारे पास रेज हो रहे होते हैं। इसके जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लॉन्च हो रहे होते हैं जो कि क्लीन पावर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्लीन पावर प्रोड्यूस हो रही हो जिसके अंदर लो रिस्क इन्वॉल्व हो हमारे पास। सॉरी। और जो जेरिफ के फंड्स हैं बेसिकली वो टारगेट करते हैं हमारे पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, कि जो भी जेरिफ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी, एट दी एंड जो रिजल्ट आ रहा होगा उसके अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट का और डेवलपमेंट का। अगर मैं वैसे बताऊं तो जेरिफ के अंदर बेसिकली 15 फंड्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और ये 15 फंड्स की इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली दोज आर फ्रॉम द रीजन्स फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। जेरिफ का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था वो बंद हो चुका था मई 2019 के अंदर, और अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्ली वो फुली इन्वेस्टेड है कि जेरिफ अब डिफरेंट कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है प्रॉपर्ली ऑन their projects that revolves around infrastructure project or the projects that revolve around the renewable energy। अगर मैं वैसे बताऊं तो यस, जेरिफ इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से बनाया गया था कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वो भी फंड्स की मद के अंदर हो, ताकि इसके अंदर जो जितने भी आपके अंडरलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरुआत नहीं हुई थी लेकिन वो जीईएफ के अंदर जेरिफ के अंदर फॉल कर रहे थे, उनको पब्लिक सेक्टर की तरफ से लेवरेज मिले, उनको वो प्रोजेक्ट्स को पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, उनके लिए ही वो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हो। अब अगर हम बात करें लास्ट चीज की तो डेट इज द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, climate funds CIF is a really important institution in the history till now. So yes, let's move forward. तो बेसिकली हमारे पास क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड $12.1 बिलियन की अभी तक प्लेज हो चुकी है इन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइमेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। अब अगर हम वैसे बात करें तो हमारे पास टॉप 3 फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट, जिसमें हमारे पास पहले आते हैं GCF ग्लोबल क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद आते हैं हमारे पास CIF क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, और तीसरा जो हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंदर लार्जेस्ट किरदार अदा कर रहे हैं डेट इज वर्ल्ड बैंक। CIF की शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड था कि इसके अंदर जो फंड आ रहा होगा आइदर इट कुड बी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और इट कुड बी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एज वेल, और ये वाला जो फंड होगा दैट विल बी गोइंग डायरेक्टली टू द more than 80 लो या मिडिल इनकम कंट्रीज। आइदर वो डेवलपिंग कंट्रीज हो सकते हैं, आइदर वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो सकते हैं, और टू अ चांस वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स भी हो सकती हैं।
जो CIF है वो बेसिकली अपना जो फाइनेंशियल या उनको जो फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे वो फंड्स जो कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, वो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है अपने प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए इन द एरियाज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, SDG 7, एनर्जी एक्सेस। एनर्जी एक्सेस को अगर हम देखें तो यस इट विल बी आइदर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ SDG 12, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्लाइमेट रेजिलियंस इन द कैटेगरी ऑफ SDG 11 एंड SDG 13, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ SDG 13 एंड SDG 15। और इसके साथ साथ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड हमारे पास बाकी SDGs को भी कवर कर रहा होता है। अगर हम लोग देखें तो जो CIF है इसका जो कोर स्ट्रेंथ है बेसिकली वो इस चीज के ऊपर है कि इट विल बी फॉलोइंग स्ट्रेटेजी in the domain of flexible country-led programmatic approach and multilateral development bank partnership model, कि हमारे पास CIF के अंदर एक तो कंट्री-लेड प्रोग्राम्स आएंगे कि जिसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो उन प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए, एक चीज होगी। दूसरी बात ये कि जो इसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रही होंगी या आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू फाइनेंसेस आ रहे होंगे, उनके लिए they will be contacting the MDBs, multilateral development banks, और MDBs का जो partnership model है that are currently working in more in developed states as compared to the developing states या developing countries। उसके बाद अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं एक और चीज को, और वो चीज है हमारे पास कि CIF हमारे पास 2 अम्ब्रेला फंड्स को कंप्राइज करती है, जिसके अंदर हमारे पास फॉल करती है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और दूसरी हमारे पास फॉल करती है स्ट्रेटेजी क्लाइमेट फंड। नाम से थोड़ा सा यूनिक लग रहे होंगे लेकिन यस इट इज व्हाट इट इज, कि बेसिकली हमारे पास CIF के अंदर जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है डेट इज कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा हो, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम हो रहा हो या क्लीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर काम हो रहा हो। साथ ही साथ ये अगर हमारे पास किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा हो जो कि एमर्जिंग क्लीन टेक्नोलॉजी है, ये उसको भी देखेगा। और ये कहाँ पे इसके अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के 3 टाइप्स हैं, 3 टारगेट्स को वो कवर करेगा। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट मिटिगेटिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स के अंदर हमारे पास वो डेवलपर्स आएंगे जो क्लीन टेक्नोलॉजीज को बना रहे होंगे, आइदर वो बड़ी बड़ी कंपनीज या आइदर वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इन्वेस्टर्स इन क्लाइमेट मिटिगेटिंग प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली आती हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, हमारे बैंक्स, हमारे पेंशन एंड इक्विटी के फंड्स जो हो रहे होते हैं। उसके बाद फॉल करती है हमारे पास तीसरा टारगेट जो है हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज डेवलपिंग न्यू लाइंस ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर बेसिकली हमारी जो लीजिंग कंपनीज होती हैं ये वो चीजों को देख रही होती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड की तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड हमारे पास फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है टू इनोवेटिव अप्रोचेस को और ऐसी एक्टिविटीज को जो क्लाइमेट चेंज को स्पेसिफिकली चैलेंज कर रही हो और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं ऑन डिफरेंट सेक्टर्स उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ये वाला जो फंड है बेसिकली ये सर्व करता है एज अ फ्रेमवर्क जो सेवरल प्रोग्राम्स के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से कि आइदर इट कुड बी प्रोवाइडिंग द फाइनेंसेस टू या अंडर द डोमेन ऑफ फॉरेस्ट्री, आइदर अंडर द डोमेन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आइदर under the domain of people, nature and climate, या अंडर द डोमेन ऑफ इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन, या फिर हमारे पास इस डोमेन के अंदर फॉलो करेगा जो स्मार्ट सिटीज के ऊपर काम कर रहा हो, कि जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर्ली फोकस भी किया जा रहा हो और क्लाइमेट चेंज से होने वाला जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उस चीज को वो पहले रिकॉर्ड करे और उस चीज को रिकॉर्ड करने के बाद उसके लिए सोल्यूशन बनाए। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। और फाइनेंसिंग के जो गैप्स हैं वो क्लोज हो रहे होते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को पायलटाइज किया जा रहा होता है, कि उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा होता है कि यस अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यस वी विल बी गिविंग यू द फंड बट डू कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। दैट इज द मेन गोल ऑफ CIF। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू वांट टू नो कि मैं क्या करता हूँ तो यस माय प्रोफेशन आई एम एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग एज अ सेक्रेटरी SDGs at the WRAC Association. Along with this, I am working as a climate and space educator. I am a social entrepreneur. I have worked as
a fellow of FXB USA and OMLAS Fellowship. Yes, I have been a delegate for the UNCCT COP16, or right now I'm just serving my role as a country director. And thank you so much for listening me. आपके पास अगर if you want to connect with me on LinkedIn, yes, you can connect with me on LinkedIn. LinkedIn के ऊपर I will be trying to stay active as well. Or if you have any query regarding today's presentation या regarding today's workshop, feel free to ask me. I'll be available to answer all your queries. So yes, और प्लीज डू लुक अप द प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे पास हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया ने किए हैं इन द डोमेन ऑफ जीसीएफ के डोमेन के अंदर हमारे पास अभी पूरे साउथ एशिया के अंदर जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के साथ साथ हमारे पास बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया के बाद पाकिस्तान हमारे पास ऐसे नंबर पे आता है जिसके अंदर जीसीएफ ज्यादा काम कर रहा है। जीसीएफ के अंदर जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स जा रहे होते हैं पाकिस्तान के थ्रू, बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं और पब्लिक सेक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट लेके जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो लेके जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास आइदर हमारे बैंक्स हो सकते हैं या हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं उनके अंदर नाम जो आते हैं हमारे आ रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, आपका मुस्लिम एड हो गया, आपका पाक मिशन सोसाइटी होगी। दीज आर सम ऑफ द रियल नेम्स जो कि अगर प्रोजेक्ट लेके जाना चाहें तो यस दे कैन टेक द प्रोजेक्ट टू जीसीएफ एंड जीसीएफ विल बी एलोकेटिंग देम विद द फंड्स, क्योंकि these are one of the major big organizations that are working in terms of climate action in Pakistan, और जब वो अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो जीसीएफ will be incorporating them with the funds. So if you have please any question, feel free to ask me. I'll be there to answer your queries. मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अगर आपके नजदीक स्टिल अगर कोई आपका टॉपिक है इंटरेस्टेड, apart from the introduction to climate financing, institutions of climate financing, there is a major chance कि वो topic inshallah we will be covering tomorrow on the same time. If not on the same time, then yes, I will be communicating to you beforehand कि either हमारा जो workshop होगी it could be on 6:30 or 6 p.m. in the evening. Over to you guys. If you want to ask a question, feel free to ask. If you want to ask a question regarding the COPs, जो COP के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल बने हैं, you can also ask. ओके, सो मिस मुजना हैज आस्क्ड कि कॉप की इतनी बड़ी मीटिंग्स के अंदर क्या बातें होती हैं। अच्छा, सो बेसिकली कॉप के अंदर हमारे पास दो सेशंस हो रहे होते हैं। एक जो सेशन हो रहा होता है, एक जो उनका कमीशन हो रहा होता है, वो डील कर रहा होता है ऑन द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो दूसरा उनकी जो सेशन हो रहा होता है वो डील कर रहा होता है कि किस तरीके से कॉप के अंदर बाकी डिसीजन हो रहे होंगे। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पास कमीशन बैठता है उसके अंदर उसकी जो सेशंस हो रहे होते हैं वो लेट सपोज अगर सुबह 9 बजे चलेंगे तो इट कुड एंड ऑन 11 बजे रात को, 10 बजे रात को, 9 बजे रात को, तो टाइम की लिमिट नहीं होती। और उसके अंदर हमारे पास कंट्रीज की बेसिकली मिनिस्ट्रीज आती हैं। मिनिस्ट्रीज के साथ साथ हमारे पास जो बड़े बड़े इदारे हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका UNFCCC हो गया, आपका UNCBD हो गया, UNFCCC, UNCCD, आपके ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपके इनके साथ साथ जो छोटे छोटे इदारे हों मतलब कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर,
उन सारों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज बैठती हैं। और यस, उन जब सारे बैठ रहे होते हैं तो आपस में वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि यस, इस डोमेन के अंदर फॉर एग्जांपल डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस किस जगह के ऊपर हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, किस किस जगह के अंदर हमारे पास रिसर्च हो रही होती है। वो सारे आपस में मिलकर बैठते हैं, वो सारे आपस में निगोशिएट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के पास डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए ये रिसर्च ऑप्शन है और उनका जो सॉल्यूशन है वो सही काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्ट्रियल बॉडी होगी वो उस रिसर्च को प्रपोज करेगी टू दैट कमीशन। कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू डिक्टेट दैट्स रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दोज स्टेट्स। और उन स्टेट्स की जो मिनिस्ट्रियल बॉडीज होंगी वो क्वेश्चन अराइज कर सकती हैं कि ये उन चीजों ये ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से की है, और अगर वो चीज सबको पसंद आ गई एंड कमीशन ने भी इस चीज के ऊपर कोई आप कह रहे सवाल ना उठाया, तो वो चीज उस डिसीजन बन जाएगी कि यस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिस solution can help to rectify, can help to lessen the impacts of desertification, और ये चीज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो इनकी दूसरा कमीशन होता है, दूसरा कमीशन बैठता है ऑन कॉप्स, और उसके अंदर बेसिकली डिसाइड हो रहा होता है नेगोशिएशंस के ऊपर कि कितना ज्यादा उन्होंने एमिशंस को कम करना होता है, कितना ज्यादा डेसर्टिफिकेशन से लड़ना होता है, कितना ज्यादा फाइनेंसेस को देखना पड़ता है। दो चीजें होती हैं, दो कमीशन बैठते हैं उन कॉप्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेजर थिंग्स, हमारे पास साइड बाय साइड डिफरेंट कंट्रीज की जो मिनिस्ट्रियल बॉडीज होती हैं वो नेगोशिएट कर रही होती हैं, उनके डिफरेंट मीटिंग्स चल रही होती हैं कि लेट सपोज एक कंट्री ने प्रोजेक्ट प्रपोज करना होता है दूसरी कंट्री को, तो वो एक हॉल के अंदर बुकिंग कर लेंगी अपनी, और उस हॉल के अंदर बैठकर वो मिनिस्ट्रियल बॉडीज अपनी नेगोशिएशन कर लेंगी और अपने प्रोजेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कर लेंगे। और इसके अंदर किसी भी यूएन बॉडी का होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हाई प्लेनरी डिस्कशन होती हैं। उसके बाद आपके साइड इवेंट्स कुछ चल रहे होते हैं, कुछ साइड इवेंट्स आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके जो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी रिपोर्ट्स को लॉन्च करती हैं कि उन्होंने इस पिछले साल क्या क्या किया, क्या क्या उनका रिजल्ट्स आए, किस तरीके से वो आगे के लिए इन चीज़ों को लेके जाने वाली होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम साइड इवेंट्स, हाई प्लेनरी डिस्कशंस, और हमारी जो ये चीज़ होती है मेजर कमीशंस की जो प्लेनरी डिस्कशंस होती हैं, और बेसिकली एक कमीशन का डिसीजन तक पहुंचना जरूरी नहीं है। आपको उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, या तो वो पूरी कॉप रहेगा चली जाएगी, आप उस डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे। अगर मैं वैसे बताऊं तो यूएनएफसीसीसी की जो लास्ट ईयर की कॉप हुई थी, कॉप 29, वो पूरे साल की, मतलब कि पूरी दिहाई की, लास्ट ईयर की पूरी दिहाई जो गुजरी है हमारे पास, पिछले पूरे जो 10 साल गुजरे, उसके अंदर दूसरी सबसे बड़ी कॉप थी जो सबसे लंबी गुजरी है। मतलब कि जो उसका लास्ट डे पर डिसीजन सुनाया जाने वाला था, वो डिसीजन सुनाया गया था मतलब कि अगले दिन की सुबह सुबह। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज लास्ट डे था कॉप का, आज लास्ट डे के मुताबिक शाम 5 या 6 बजे तक वो डिसीजन सुनाया जाने वाला था थ्रू द कमीशन, थ्रू द बॉडी जो यूएनएफसीसीसी की कॉप की प्रेसिडेंशियल बॉडी होगी। लेकिन कंट्रीज ने उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए अपने कंसर्न्स को रेज के लिए पूरी रात गुजार दी, और अगले दिन की सुबह 4 बजे वो डिसीजन सुनाया गया था और ऑफिशियली वो कॉप कॉल ऑफ कर दी गई थी। अगर मैं वैसे बात करूं यूएन सीसीडी की कॉप की जो लास्ट मंथ अभी रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर गुजरी है, तो जो लास्ट इसका डिसीजन गुजरा था, वो डिसीजन खत्म हुआ था अप्रोक्सीमेटली 10-11 बजे। 10-11 बजे जाकर आपके रात के वो प्रॉपरली कॉप को कॉल ऑफ किया गया था, खत्म। तो कमीशंस के अंदर आपकी मेजरली वॉर्स चल रही होती हैं, आप बेसिकली एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से फाइट बैक कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज इस कंट्री को फायदा पहुंचा रही है तो एक चीज, वही चीज मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको अपने कंसर्न्स को रेज करना होता है उन
डिस्कशंस के अंदर, क्योंकि वहां पर आपको सारे के सारे वर्ल्ड बॉडी सुन रही होती हैं, आपको आईजीओ सुन रही होती हैं, और आपके डिसीजंस वहां पर जाके बन रहे होते हैं. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड जो ग्रीन जोन होता है, ग्रीन जोन के अंदर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द सेलिंग आउट योर ग्रीन इमेज. आपने पूरे साल क्या क्या किया होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ग्रीन जोन के अंदर उस चीज के ऊपर सेल आउट हो रहा होता है. Apart from this, if you will be having any question, I will be really there to answer all your queries. This was all from my side. Thank you so much for attending today's session जो कि था on institutions on climate financing. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको if not the whole session then 50, 60 और 70% आपको वो सेशन समझ आ चुका हो. और प्लीज डू लुक अप फॉर द GCF की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर काम चल रहे हैं या जो कि बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं. आपको जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने बता चुके हूँ, और आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी टुडे इंशाल्लाह. Thank you so much for attending today's session and looking forward to seeing you all tomorrow at the same time inshallah on another topic. खुदा हाफिज, शब बखैर, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. शुक्रिया.